हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एटम और एटॉमिक मास के बारे में बात करा था। आज के लेक्चर में हम उसी से आगे कंटिन्यू मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास की। अब मॉलिक्यूल की बात करें इन जनरल तो ठीक है, मॉलिक्यूल क्या दो टाइप के हो सकते हैं। एक से ज़्यादा एटम जब कंबाइन होते वो हो सकते हैं सेम एलिमेंट के, हो सकते हो अलग अलग एलिमेंट के। एक से ज़्यादा एटम जब कंबाइन होते तो वो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल एक टाइप के एटम जब कंबाइन हो रहे एक टाइप के एलिमेंट के, तब हम उनको बोलते हैं होमो एटॉमिक। और एक से अलग टाइप के, ठीक है, होमो मतलब जैसे ऑक्सीजन कंबाइन हुआ O2 बनाया, H और H कंबाइन होकर H2 बनाया, N और N कंबाइन होकर N2 बनाया, फॉस्फोरस के 4 एटम ने मिलकर P4 बनाया, सल्फर के 8 एटम ने कंबाइन होकर S8 बनाया। ठीक है, ये कहलाते हैं होमो एटॉमिक। नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। हेट्रो का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम तो होंगे ही, लेकिन वो उसमें एलिमेंट भी अलग अलग होंगे 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, मिनिमम 2 एलिमेंट होने चाहिए और एटम भी मिनिमम 2 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एक कार्बन का एटम हो गया और एक ऑक्सीजन का हो गया। CO2 एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के एटम, 3 एटम हो गए, लेकिन एलिमेंट कितने हैं, 2। अगर मैंने बोला H2SO4 तो हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के कितने, 4 एटम। तो 3 एलिमेंट हो गए, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। और नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 और सल्फर का 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल को सिंपल से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा है मॉलिक्यूल, इट इज ऑल्सो अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच हैव फ्री एग्जिस्टेंस। इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। सबसे पहली बात तो एटम और मॉलिक्यूल में एक बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें ना, तो एटम तो हमेशा एक ही होता है और मॉलिक्यूल में एटलीस्ट 2 एटम होंगे। वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट के भी हो सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो एटम होता है ना, वो हो सकता है नेचर के अंदर उसका फ्री एग्जिस्टेंस, मतलब फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब है नेचर के अंदर वो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, और फ्री एग्जिस्टेंस जिसका नहीं है मतलब वो नेचर के अंदर स्टेबल नहीं है। अब यहाँ फ्री एग्जिस्टेंस की बात करूँ एटम की, तो सारे एटम फ्री एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अकेला एटम नेचर में नहीं मिलेगा, हमें H2 के फॉर्म में, H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन अकेला एटम नहीं मिलेगा, O2 के फॉर्म में मिलेगा। फॉस्फोरस अकेला नहीं मिलेगा, P4 के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो इनका फ्री एग्जिस्टेंस बहुत कम होता है। तो क्या सारे एटम ऐसे ही होते हैं कि कंबाइन फॉर्म में मिलेंगे, फ्री एग्जिस्टेंस किसी का नहीं होता? नहीं, बिल्कुल होता है। जो हमारा पीरियोडिक टेबल में हम 18th ग्रुप की बात करते हैं, जिनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, हीलियम, नियोन, एर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। ठीक है, ये सब क्या है, स्टेबल एटम्स होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये नेचर के अंदर फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इनका फ्री एग्जिस्टेंस होता है इन एटम्स का। इनके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो वो फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। या तो वो अपने सेम एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होते हैं, जैसे HH कंबाइन हुआ, OO कंबाइन हुआ, या फिर वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन हो गए, जैसे CO बनाया, CO2 बनाया, H2 बनाया, इस तरीके से। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली सब अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि एटम जो है ना, वो नेचर में स्टेबल फ्री एग्जिस्टेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी। और मेजोरिटी में इसमें फ्री एग्जिस्टेंस में नहीं एग्जिस्ट करते एटम। लेकिन मॉलिक्यूल जितने भी हमारे नेचर में होते हैं वो फ्री एग्जिस्टेंस होता है उनका, वो स्टेबल फॉर्म में होते, तभी वो मॉलिक्यूल बनाते। आइदर वो सेम एटम के एलिमेंट के साथ बनाए या अदर एलिमेंट के एटम के साथ बनाए। ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखा है। फिर उसके बाद आगे जो हमने बात करी, इसमें 2 टाइप के मॉलिक्यूल को, जैसे अभी मैंने बताया था, एक तो मैंने लिखा होमो एटॉमिक और एक लिखा हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, दे आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल बना रहे 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन हो रहे, वो जो एटम्स है वो सेम एलिमेंट के होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एटम है, यहाँ दोनों ऑक्सीजन एटम है, दोनों नाइट्रोजन है, 4 फॉस्फोरस है, 8 सल्फर है। सेम टाइप के एटम्स क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे। जबकि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, हेट्रो एटॉमिक का मतलब है इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होकर जो बनाते हैं उनको बोलते हैं हेट्रो। हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। एग्जाम्पल के जैसे मिथेन ले लिया, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 अलग अलग एलिमेंट हो गए, कार्बन हाइड्रोजन। H2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, CO2 कार्बन एंड ऑक्सीजन, C6H12O6 ग्लूकोज इसको बोलते हैं हम, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये अलग अलग हमारे पास एटम्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन होकर बना रहे। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल को हम 2
ब्रॉडली दो ब्रॉड कैटेगरी में हम इसको क्या कर सकते, डिवाइड कर सकते, एक को होमो और एक को हेटेरो। ठीक है, तो इसको आप कॉपी करें, पहले वीडियो पॉज करके और जल्दी से आप कॉपी करें इसको। ठीक है, इसके बाद होमो और हेटेरो लिख लेना। चलिए, इतना कॉपी करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर लिखा है एटोमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नेम से बुलाया जाता है, तो मैंने दोनों एक साथ लिख दिया। एटोमिसिटी भी बोला जाता है, कुछ बुक्स में इसको मॉलिक्यूलरिटी भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है, लेकिन हम इसको ऑलमोस्ट सेम मानना, कंफ्यूज मत होना। एटोमिसिटी लिखा हो या मॉलिक्यूलरिटी लिखा हो, इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। एक कोई भी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल लेना, उस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है कि या उसकी एटोमिसिटी कहलाती है, कि उस गिवन मॉलिक्यूल के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। एटम्स मतलब एक, ठीक है, तो ऐसे कितने एटम है वो हमें काउंट करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के जैसे मैंने ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 से मिलके बना हुआ है, तो इसकी एटोमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें 6 तो कार्बन है, ठीक है, प्लस 12 हाइड्रोजन एटम है, प्लस 6 फिर से ऑक्सीजन एटम है। तो लिखने के लिए मैंने अलग अलग लिख दिया, लेकिन जब मैं एटोमिसिटी बताऊंगा किसी मॉलिक्यूल की या मॉलिक्यूलरिटी की बताऊंगा तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एटम्स कौन से एलिमेंट के, कार्बन का है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने वो मुझे अल्टीमेटली काउंट करने। तो अगर मैं कहता हूँ टोटल मॉलिक्यूलरिटी या टोटल एटोमिसिटी बताओ, तब तो बोलूंगा 6 + 12 + 6 कितना आ जाएगा, 24। तो इसका अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें मॉलिक्यूलरिटी या एटोमिसिटी बताओ, तब तो क्या आएगा, 24। कई बार कुछ बुक्स में आप इस तरीके से भी देखने को या सुनने को आपको मिलेगा कि इसमें कार्बन की एटोमिसिटी बताओ। इस मॉलिक्यूल में ग्लूकोज का ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है, इस ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की एटोमिसिटी, दैट मीन्स उस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के कितने एटम है। तो कार्बन की एटोमिसिटी अगर मैं बताऊं तो यहां पर क्या आ जाएगी, कार्बन की एटोमिसिटी सिंपल सी क्या आ जाएगी, 6। अगर स्पेसिफिक उसने बोल दिया, एक एटम का नाम ले लिया, तब तो आपको सिर्फ उस एलिमेंट के एटम काउंट करने। अगर उसने बोला कार्बन की एटोमिसिटी बताओ इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो कितने कार्बन के एटम है वो काउंट कर लो, 6। अगर उसने बोला हाइड्रोजन की एटोमिसिटी बताओ इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो कितनी आ जाएगी, 12। और इसी तरीके से ऑक्सीजन की एटोमिसिटी पूछा इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो कितनी आ जाएगी, वापस से 6। और अगर उसने कोई कुछ मेंशन नहीं करा कि कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, कुछ मेंशन नहीं करा, उसने बजा नॉर्मल बोले कि इस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी बता दो विद रेस्पेक्ट टू कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नहीं बोला, सिर्फ एटोमिसिटी बोला, तब हम टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे, या सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी बोला तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेंगे। बट इन केस अगर उसने बोल दिया एटोमिसिटी, व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ ग्लूकोज विद रेस्पेक्ट टू कार्बन, तो कार्बन के रेस्पेक्ट में बताना तो कार्बन के एटम काउंट कर लो, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बताना तो हाइड्रोजन के काउंट कर लो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आ जाए, आप कहीं पढ़ते हो, सुनते हो, तो ठीक है, इस तरीके से आप उनका आंसर दे सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होता है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते, एक और एग्जांपल, ये तो लिया मैंने ग्लूकोज, ऐसा एक और एग्जांपल लिया मैंने मोहर सॉल्ट, MOHR' लगा के मोहर सॉल्ट बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक के अंदर एक हम बोलते हैं रिएजेंट की जैसे यूज होता है, ठीक है, तो इसको हम जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये कई बार फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कई जगह यूज होता है अलग अलग तरीके से। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये पूरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है FeSO4 फेरस सल्फेट डॉट NH42, ये क्या है, अमोनियम सल्फेट डॉट हाइड्रेटेड 6H2, ठीक है, H2 मतलब डॉट 6H2 मतलब हाइड्रेटेड बोलते हैं। तो ये फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2, ये पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है, मोहर सॉल्ट का है। ठीक है, तो इस मोहर सॉल्ट का आपको क्या कैलकुलेट करना है, एटोमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो पहले एक बार वीडियो आप पॉज करें, इतना कॉपी करें और इसका, ठीक है, सेकंड एग्जांपल में मोहर सॉल्ट लिखे और इसकी पूरी एटोमिसिटी आप कैलकुलेट करें। ठीक है, जल्दी से।
चलिए, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब यहाँ से हम जिन लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पर देख लेता हम इसकी एटोमिसिटी क्या होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंडिविजुअली अलग अलग ब्रेक कर देता हूँ एक एक एटम में। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, मैंने बोला यहाँ पे आयरन के कितना एटम है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक ही आयरन का एटम है, Fe का मतलब आयरन एक ही एटम है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1। फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे सल्फर के कितना एटम है, तो यहाँ पर एक सल्फर यहाँ पर कितने एटम हुए, 2। ठीक है, टोटल कितने वो सब आपको काउंट करना है। तो इस तरीके से लिख देता हूँ 1 + 1 = 2। फिर नेक्स्ट एटम क्या आ रहा है मेरे पास, ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के कितना एटम है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 प्लस, इधर कोई ऑक्सीजन आ रहा नहीं आ रहा है, इधर ऑक्सीजन आ रहा है कितने, फिर से 4, तो यहाँ पे भी लिखा मैंने 4 प्लस। अब इसमें देखना डॉट एक दो तरीके से लिखा है, एक तो ऐसे लिखा ब्रैकेट के बाहर 2, इसका मतलब जो भी लिखे वो ट्वाइस है, एक तो ये तरीका लिखने का, एक ऐसे भी लिख देते हैं इसके आगे ही मैंने 6 लगा दिया, मतलब ये इस पूरे मॉलिक्यूल को मैंने क्या करा 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जितने भी एटम्स है इंडिविजुअल वो किससे हो जाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उतने हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन 2 लिखा है तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाइड्रोजन के एटम कितने, इधर टोटल 12। मतलब कहने का मतलब है कि एक H2 मॉलिक्यूल है, एक H2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन है, तो ऐसे मैंने 6 मॉलिक्यूल ले लिए, इसका मतलब यही हुआ ना, 6 मॉलिक्यूल ले लिए। तो डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसमें 12 तो हाइड्रोजन होंगे और 6 ही क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से कितने ऑक्सीजन के एटम मिले, 6 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो 4 + 4 और यहाँ पर कितना हो गया 6। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएंगे ऑक्सीजन के एटम 14। फिर आ जाए नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे देखूं तो यहाँ पर तो 1 ही है, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा, सेम इन सबके क्या है, जितना बाहर लिखा वो उससे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है तो बाहर 2 लिखा है, तो 1 × 2 तो 2, तो टोटल नाइट्रोजन के एटम 2। फिर दे रखा हमें हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन दे रखा है तो हाइड्रोजन के एटम आप काउंट कर लो टोटल। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितने दे रखे, 4, और उस ब्रैकेट के बाहर दे रखा है 2, तो 4 × 2 कितना, 8, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा 8। फिर हाइड्रोजन आगे यहाँ नहीं, यहाँ है, 6 × कितना आ जाएगा 2, तो 12, तो 8 + 12, तो ये कितना आ जाएगा 20। उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, सल्फर ऑलरेडी हो ही गया, ऑक्सीजन भी हो ही गया, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब फिर तो रिपीट हो गए। तो एलिमेंट मैंने अलग लिख दिए और जहाँ पर जो जितने जितने थे उन सभी को मैंने क्या करा, काउंट कर लिया है। ठीक है, और सबको ऐड कर ले तो टोटल इसकी जो एटोमिसिटी, ठीक है, एटोमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी जो होगी, ठीक है, एटोमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सबको ऐड करना, 1 + 2 3 + 14 + 2 20, तो ये आ जाएगा 39। ठीक है, इसको काउंट करके देख लेने का। तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मॉलिक्यूलरिटी या एटोमिसिटी बताओ किसकी, मोहर सॉल्ट की, या कोई भी कंपाउंड है। ठीक है, इस तरह कंपाउंड इसलिए लिया कि इसमें भी डॉट जहाँ लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, सब चीज़ इन्वॉल्व होगी, तो एक एक एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत जो भी कंफ्यूजन होगा सब क्लियर हो गया होगा। दूसरा, इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि मोहर सॉल्ट में ऑक्सीजन की एटोमिसिटी बताओ, तो मैं कितना बताता उसमें 14, हाइड्रोजन की पूछता तो यहाँ मैं बोलता 20, सल्फर की पूछता तो मैं बताता 2, और टोटल मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी बताओ तो सारे एटम्स को काउंट कर लेना है, तो ये आ जाएंगे 39। ठीक है, तो जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, और जो नहीं कर पाए कॉपी करे इसको। चलिए अब आगे बढ़ते। तो ये तो थे बेसिक मॉलिक्यूल क्या होता है, 2 टाइप के हमने, होमो और हेटेरो की बात करी। उसके बाद जैसे हमने एटम के बाद एटॉमिक मास की बात करी, उसी तरीके से हम मॉलिक्यूल के बाद हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास के बारे में लिखा, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर को अगर आपने ध्यान से देखा होगा और आपको याद आ रहा होगा तो सेम एटम की डेफिनेशन भी, सॉरी एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी हमने ऐसे दी थी। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम का जो मास होता है वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। और 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल एटम का मतलब Na एटम, Na एटम मतलब एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 × 10⁻23।
इतने नंबर ऑफ एटम का जो मास है वो 1 मोल के एटम का मास कहलाता है। सेम डेफिनेशन यहाँ लिखिए, बस यहाँ पे एटम की जगह क्या रिप्लेस हो गया, मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अब 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या, सेम है, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। और Na नंबर का मतलब क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल का। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूँ CO2, तो CO2 के मुझे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स लेने पड़ेंगे और उनका जो मास होगा वही क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। डेफिनेशन वाइज एटम और मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम है, वहाँ 1 मोल एटम की बात करते हैं, यहाँ 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल के लिए जैसे मैंने मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 आप बताइए, हाइड्रोजन का तो मेरे को पता ही, हाइड्रोजन एटम था तब तो हमने मॉलिक्यूलर मास बता दिया था। तो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास था वो हमने क्या बोला था, मास वही होगा जो 1 मोल प्रोटॉन का मास होगा। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो 1 मोल एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 1 मोल हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होंगे, 1 मोल प्रोटॉन। 1 मोल प्रोटॉन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन का मास बताना था। और एक प्रोटॉन का मास कितना था, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो लास्ट क्लास में बिल्कुल ये जीरो से हमने स्टार्ट करा था कैलकुलेट करना। तो अल्टीमेटली हमने जब कैलकुलेट करा तो 1 मोल प्रोटॉन का मास कितना आ रहा था, 1 ग्राम। तो हमने बोला कि 1 मोल प्रोटॉन का मास 1 ग्राम आ रहा है और 1 मोल न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट कितना आ रहा था, 1। और इलेक्ट्रॉन का मास उनके रेस्पेक्ट में काफी क्या आ रहा था, छोटा आ रहा था, तो उसको हमने इग्नोर करा। तो अल्टीमेटली जब भी हम किसी एटम के अंदर मास की बात करते हैं तो उसके न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ही मास की बात करते, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देते क्योंकि उनके कंपैरिजन में उसका मास बहुत छोटा होता है। सेम कहानी यहाँ करनी है, बस अब ये मान लो पहले एक एटम था, अब 2 एटम आ गया, 2 एटम का मास कैलकुलेट कर लो। तो जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोला इसका मतलब क्या है, 2 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है किससे मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है। तो अगर मेरे को एक हाइड्रोजन एटम का मास पता है जो कि 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा, उसका ट्वाइस 2 ग्राम। तो जो भी इसकी एटोमिसिटी है, जो भी इसकी मॉलिक्यूलरिटी है, उससे बस मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिक मास को। तो मैंने लिखा 2 इंटू मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। बहुत सिंपल सा है। तो अभी तक जो आप अप टू 10 तक एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की बात करते थे, आप डायरेक्ट करते थे कि उसमें कार्बन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट कर लेते थे। लेकिन अब 11th में आने के बाद आपको चीज समझ में आई होगी, वो करते थे वो गलत नहीं था, सही था, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या था वो अब आपको समझ में आ गया कि वहां पे हम एक्चुअल में 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल के मास की बात करते, एक अकेले एटम या मॉलिक्यूल की मास की बात नहीं करते, ठीक है। अगर ग्राम में और AMU के अंदर है तब एक एटम या एक एटम की हम बात करते हैं। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ P4, ठीक है, P4 मतलब फास्फोरस का मेरे को कैलकुलेट करना है। तो एक फास्फोरस का, ठीक है, एक फास्फोरस एटम का मास कितना होता है, 31 ग्राम। तो P4 का मतलब क्या होगा, 4 एटम ऑफ फास्फोरस का मास कितना होगा, 4 इंटू 31 तो 124 ग्राम। तो बहुत सिंपल है। एटॉमिक मास अगर आपको समझ में आ गया तो मॉलिक्यूलर मास में कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। जो एटॉमिक मास होगा बस उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे तो होमो एटॉमिक टाइप के हैं तो उनके क्या करना है, हमें सिंपली उनकी एटोमिसिटी से उनके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। एटोमिसिटी 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, फास्फोरस की एटोमिसिटी 4 और उसका एटॉमिक मास 31, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको कॉपी करें। चलिए तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर ले, उसके बाद आगे हम बढ़े इसी तरीके से, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब यहाँ पे मैंने हेटेरो एटॉमिक ले लिया, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 की अगर बात करें तो अब इस मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल के अंदर मुझे पता है 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम है। तो 1 मोल के अंदर कितना होंगे, 1 मोल कार्बन एंड 2 ट्वाइस ऑफ या 2 मोल ऑक्सीजन एटम, ऐसे ही बोल सकता हूं मैं। तो 1 मोल कार्बन एटम का मास क्या होगा, 1 इंटू 12, इस कार्बन की एटोमिसिटी 1 इंटू इसका एटॉमिक मास 12। इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है, 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू 16, ठीक है। तो आप कैसे भी बोलना समझना कैसे भी कर सकते हैं,
एक्चुअल में मतलब कॉन्सेप्चुअली क्या चीज़ होती है वो मैंने समझा दी। बाकी हाँ, मास आप ये कैलकुलेट आप करते आ रहे होंगे 10th क्लास तक, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है वो मैंने बता दिया। एक्चुअल में 1 मोल की मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो सिंपल कार्बन का जितने नंबर ऑफ एटम है उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा रूल। ठीक है, तो 1 × 12, इसी तरीके से प्लस 2 × 16। ठीक है, ऐसे और कोई होता तो उस एटम के उस एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते और ऐड करते चलते हैं। ठीक है, तो 44 ग्राम किसका, CO2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर इस एग्जांपल को भी। चलिए, तो ये तो हुई बेसिक बात कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे हमने मॉलिक्यूल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा, फिर मॉलिक्यूलर मास कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज, सेम जैसे हमने एटम के अंदर मोल को डिफाइन करा था, एटम के अंदर हमने मोल को डिफाइन करा था, सेम मॉलिक्यूल के लिए भी हम मोल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी डेफिनेशन बोली उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na। मैंने बोला था मोल के 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसमें से 2 फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे, सेम वही 2 फॉर्मूले। मैंने बोला था एक फॉर्मूला है नंबर वाला, नंबर वाला मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वहां जहां नंबर ऑफ, बस यहाँ क्या लिखा हुआ था, एटम लिखा हुआ था, अब उसकी जगह क्या रिप्लेस होके मॉलिक्यूल आ गया, क्योंकि हमें पता है 1 मोल मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा, Na के बराबर। तो इसमें भी सेम कहानी है, Na ये तो एवोगैड्रो नंबर है, इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी 6.023 × 10⁻23। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज है, या तो हमें क्या मोल पूछा गया होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए होंगे तो मोल गिवन होगा। 3 में से एक तो बाय डिफॉल्ट ही हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, और 2 में से एक चीज दे रखी होगी, तीसरी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी। इसी तरीके से मोल का दूसरा फॉर्मूला वेट के फॉर्म में, ये तो नंबर वाला फॉर्मूला, ये वेट के लिए सेम। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, जैसे कि अभी हमने देखा। तो सेम जैसे एटम में लिखा था हमने मास ऑफ एटम, यहाँ मैंने क्या लिखा, मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, और इधर नीचे क्या लिखा था हमने लास्ट लेक्चर में, एटॉमिक मास ऑफ एटम। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस है, फॉर्मूला दोनों एग्जैक्टली क्या है, सेम ही। बस हाँ, एटम मैंने अलग पढ़ा है, मॉलिक्यूल अलग पढ़ा है, तो दोनों के लिए 2 बार लिख दिया। लेकिन एक्चुअल में हम जनरल बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, डिवाइड बाय Na, या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम और एलिमेंट। ठीक है, कॉमनली इस तरीके से। तो एक तो फॉर्मूला हुआ नंबर वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na, और दूसरा फॉर्मूला हुआ हमारे पास मास वाला। ठीक है, इस केस में भी ये हो सकता है कि मॉलिक्यूलर मास तो हमें बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला देख के बता ही सकते हैं। मास ऑफ मॉलिक्यूल ये अगर हमें गिवन होगा तो मोल पूछ लेगा, या फिर मोल अगर पूछ रहा है तो मास ऑफ मॉलिक्यूल ये गिवन होगा, दोनों में से वाइस वर्सा कुछ भी। जैसे यहाँ पे Na हिडन वैल्यू जो हमें याद होती है, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास भी एक हिडन वैल्यू है जो हमें बाय डिफॉल्ट पता है। ठीक है, ये गिवन नहीं होगी। ठीक है, एटलीस्ट 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर एलिमेंट तक आपको याद होनी चाहिए, उसके अलावा कोई होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो गिवन होगा। तो इसको कॉपी करें नोट के फॉर्म में, मोल के सेम वही 2 फॉर्मूले जो हमने पहले पढ़े थे। फिर इसमें हम न्यूमेरिकल्स देखते कुछ। चलिए अब बढ़ते हैं हम इसमें न्यूमेरिकल की तरफ। पहला क्वेश्चन दे रखा हमें, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कार्बन कॉमा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज, और सुक्रोज का फॉर्मूला दे रखा है C12H22O11। ठीक है, तो हमें दे दिया है गिवन 6.84 मिलीग्राम सुक्रोज दे रखा है, और इस 6.84 मिलीग्राम सुक्रोज के अंदर एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे और कितने ऑक्सीजन होंगे। तो फॉर्मूला में से ही पता लग रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक मॉलिक्यूल के अंदर 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन है। तो मेरे को अगर ये पता लग जाए कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, तो मैं उससे बता सकता हूँ, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो एक में अगर 12 कार्बन है, अगर 10 हुए तो 12 × 10 कर देंगे, 50 हुए तो 50 × 12 कर देंगे इंडिविजुअल इस तरीके। तो अल्टीमेटली मेरे को कैलकुलेट करना क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट करना है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो अभी मैंने नोट में 2 मोल के फॉर्मूले लिखा है उसको यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को लग रहा है कि हाँ समझ में आ गया, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल वीडियो पॉज करें और इसको कैलकुलेट आप करें। अदरवाइज बाकी लोग है ना, देखें यहाँ पे किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे।
चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सुक्रोज, खैर हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका दे ही दिया, ठीक है। तो सुक्रोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11, तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, ठीक है, ये मैंने बोला जो हिडन वैल्यू है आपको पता होना चाहिए, तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे, एक मॉलिक्यूल के अंदर 12 कार्बन है और एक कार्बन का कितना एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 तो 12 कार्बन की लिखा है इसकी एटोमिसिटी इनटू उसका एटॉमिक मास 12 प्लस 22 हाइड्रोजन के एटम है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और 11 हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, प्लस करके लिखना है सभी को, इनटू एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16, 12 कार्बन एटम इनटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम प्लस 22 हाइड्रोजन एटम प्लस इनटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम 1 प्लस 11 ऑक्सीजन एटम इनटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम दैट इज 16। इन सभी को आप ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये आएगा 342 ग्राम। ये इसका क्या मॉलिक्यूलर मास है, जो एक हिडन वैल्यू थी, हमें यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के पता लगा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, सिर्फ एक वैल्यू दे रखी 6.84 मिलीग्राम, ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है इसका वेट, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको गिवन वेट, ठीक है, गिवन वेट या गिवन मास लिख देता हूँ मैं। तो ये हो गया 6.84 मिलीग्राम, क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होता है वो हमेशा किस में कैलकुलेट किया जाता है, ग्राम के अंदर, इसलिए हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। यहाँ पे मिलीग्राम है, mg है, तो मिली मतलब प्रीफिक्स है ये, इसका मतलब क्या है 6.84 इंटू मिली का मतलब 10⁻³ ग्राम, ठीक है। अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, तो ये है हमारे पास गिवन मास या गिवन वेट, और ये हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर मास। तो क्या मैं इससे मोल कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल, जो सेकंड हमने नोट में फॉर्मूला लिखा था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि मास हो सकता है आपको गिवन हो तो मोल पूछेगा, या मोल गिवन हो तो मास पूछेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से अगर मैं मोल का फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट मास वाला या वेट वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मोल इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सुक्रोज, ठीक है, गिवन मास ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, क्लियर है। गिवन मास 6.84 इंटू 10⁻³ और मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे रखें और सॉल्व करें इसको, तो जो मोल्स होंगे सॉरी, तो जो मोल होंगे वो हो जाएगा 6.84 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 342 ग्राम, ठीक है। ग्राम से ग्राम यूनिट कैंसिल हो जाएगी तो सिर्फ एक नंबर बचेगा, और जैसा कि हम बोलते हैं मोल एक नंबर बताता है हमें सिर्फ, ठीक है, एक वैल्यू बताता है, एक नंबर बताता है। तो यहाँ से, ठीक है, इसको कॉल करो सॉल्व करोगे तो 342 दिख रहा है, 684 का ट्वाइस है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको थोड़ी ऐसा बहुत टिपिकल कैलकुलेशन पार्ट नहीं मिलेगा केमिस्ट्री में, ठीक है। कैलकुलेशन आपको इजीली मिलेगी, थोड़ा सा लॉजिकली इसको देखोगे, ठीक है। डेसिमल हटा दो तो ये कितना हो जाएगा -5 और ये कितना हो जाएगा ट्वाइस, तो यहाँ से कितने मोल आ जाएंगे 2 इंटू 10⁻⁻5, इतने नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो वो होंगे 2 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स। अब ये मेरे को पता लग गया कि इस गिवन वेट में टोटल सुक्रोज के कितने मोल्स हैं। अब क्या उस मोल से मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकता हूं, तो बिल्कुल, फिर मैं मोल का दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा, मतलब जो कि अभी नोट में हमने पहला लिखा था, कौन सा, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला। हर बात समझे किस तरीके से इन फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें,
मोल का फिर मैंने दूसरा फॉर्मूला लगाया, बट वी नो दैट मोल mole equals to number of molecule of sucrose divided by Na। ठीक है, जैसा कि अब मुझे क्या यहाँ पे मोल पता है, Na बाय डिफॉल्ट वैल्यू पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज मुझे कैलकुलेट करना है। तो इस केस में यहाँ पे मोल दे रखा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना, हो सकता है ऐसा न्यूमेरिकल भी आया जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दे तो वहाँ से मोल हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से बस वैल्यू रखें यहाँ पे, तो मोल्स मुझे पता लगी गए, ये कितने हैं 2 × 10⁻⁻5 इक्वल्स टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय Na, मतलब ठीक है 6.023, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, 6 × 10⁻⁻23 लिख रहा हूँ। मैंने बोला अप्रॉक्स कैलकुलेशन में इसको 6.023 ना लिख के 6 पे लिख दोगे तो भी चल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आंसर इतना क्लोज नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कई बार आप, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जेई नीट हो या मेंस हो, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, तो 4 जो ऑप्शंस होंगे ना उनमें देख लेना आप, यूनिट आपको सेम ही मिलेगी। अब यूनिट भी मिलेगी, वहां से भी आइडिया पता लग जाएगी किस यूनिट में आंसर लेके आना, और दूसरा कि कैलकुलेट करा भी या नहीं करा। कई बार पूरी की पूरी वैल्यू ऐसे ऑप्शन में लिख के दे देगा, तो हम फालतू कैलकुलेशन में टाइम क्यों खराब करें। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली बस आपको ऑप्शंस चेक करने हैं। तो ऑप्शन कई बार देखोगे तो ये 6.023 ये भी नहीं लिखता है, यहाँ पे Na, ये जो Na लिखा है ना इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर देगा, वो Na के फॉर्म में आंसर छोड़ देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ठीक है अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में, ठीक है, जब आप ये प्रैक्टिस टेस्ट दे तब उसमें, या फिर आप तेरे जब एग्जाम में दे तब उस टाइम ये देख ले कि ऑप्शन में आंसर किस तरीके, किस वे में दे रखा है, जिस फॉर्म में दे रखा उसी फॉर्म में कैलकुलेट करे, अदरवाइज टाइम वेस्ट ना करें अननेसेसरी। ठीक है, तो इसको जब मैं अभी के लिए मैंने सिंपलिसिटी के लिए इसको क्या करा 6 से लिखा है, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहे, है ना। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 6 × 10⁻⁻23। क्लियर है? ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी, माइनस लगा दिया है ना यहाँ पे भी, चलो ठीक है, पॉजिटिव आती है, नेगेटिव 6.023 × 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6 तो कितना हो जाएगा, जो 10⁻⁻ वाली वैल्यू है उनको तो एक साथ कर लो, तो -5 और +23। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, +18 पावर में, और 2 × 6 करोगे तो 12 आ जाएगा। और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 1.2 भी लिख सकते हैं, तो पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻9। ठीक है, जरूरी नहीं एग्जाम में साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हो, फिर से कह रहा हूँ ऑप्शन चेक कर लेना, किसी भी फॉर्म में लिख सकता है, हो सकता है 12 लिख दे, ठीक है, × 10⁻18 रख दे, या फिर इसको कैलकुलेट ना करें Na लिख दे 2 × 2Na × 10⁻5। ठीक है, वो कैसे भी लिख सकता है, तो आप चेक कर लें। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या हमें मिल जाएंगे, मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे 6 पॉइंट, ये क्या बता रहे हैं कि हमें 6.84 मिलीग्राम जो हमें गिवन वेट था उसमें टोटल नंबर ऑफ सुक्रोज के मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अब मेरे को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता लगे तो अब मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने एटम उसमें प्रेजेंट है तो मैं बता सकता हूं। तो यहां से क्या लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ, ठीक है, सबसे पहले लिखा मैंने कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 6.84 मिलीग्राम, सॉरी ग्लूकोज नहीं, क्या दे रखा, सुक्रोज दे रखा है ना,
सुक्रोज इज, तो यहाँ पे देखना 12, यहाँ पे 12 हमारे पास, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 12 कार्बन है और एक मॉलिक्यूल के अंदर 12 कार्बन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, दिस, तो मल्टीप्लाई बाय दिस कर दो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 19, इसको सॉल्व कर ले और आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ कार्बन की जगह यहाँ पास क्या लिख रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 6.8 मिलीग्राम सुक्रोज, और इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 6.84 मिलीग्राम सुक्रोज, ठीक है, तो इनको भी आप क्या कर ले, सॉल्व कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सुक्रोज के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने 22 हाइड्रोजन है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1.2 इंटू 10 टू द पावर 19। एक सुक्रोज के अंदर कितने ऑक्सीजन है, 11 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंटू 10 टू द पावर 19, ठीक है। इनको सॉल्व करें और आंसर लिखें, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा तो आएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव, इसमें से कोई एक पार्ट पूछेगा वो, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने सब चीज़ें एक साथ ले ली। हो सकता है वो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ही पूछ ले सुक्रोज के, हो सकता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले सुक्रोज के, हो सकता है सिर्फ वो कार्बन एटम ही पूछे, हो सकता है, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ ले ली है सब्जेक्टिव वे में, ठीक है। तो एक बार इसको कैलकुलेशन आप कर लेना इसको, और स्टार्टिंग से फिर से मैं ऊपर स्लाइड कर देता हूँ, और जिन लोगों ने नहीं करा वो इसको कॉपी कर ले सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करें। ठीक है, इतना कॉपी करने के बाद फिर लास्ट में ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कई तरह के क्वेश्चंस को मैंने एक ही क्वेश्चन में कंबाइन करके ले लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें, व्हाट वेट ऑफ मीथेन, दैट इज मीथेन का मतलब CH4 शुड बी टेकन सो दैट इट कंटेन 2.4 into 10 raised to the power 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हम मीथेन का कितना वेट, कितना मास ले, ताकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो एग्जैक्टली इतने हो, कितने देर के 2.4 into 10 to the power 24, उतना ही हमें मीथेन का हमें वो वेट बताना है जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो अब कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो लॉजिक क्या है वो मैं पहले समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं बोल रहा हूं CH4, CH4 मुझे पता है किससे मिलके बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से, ठीक है, हेटेरोएटॉमिक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। कार्बन मीथेन बनाने के लिए मुझे कार्बन क्या चाहिए होगा, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कार्बन का, सॉरी मीथेन का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए मेरे को कार्बन का एक एटम चाहिए होगा और हाइड्रोजन के कितने एटम चाहिए होंगे, 4, तब CH4 बनेगा यानी, ठीक है। अब उल्टा रिवर्स बोल रहा हूं, 4 हाइड्रोजन एटम से मीथेन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 20 हाइड्रोजन के एटम है, 20 हाइड्रोजन के एटम में तो बताए कितने मीथेन बनेंगे, तो उस 20 हाइड्रोजन एटम में CH4 कितने बनेंगे ये हमें पता करना है। तो 4 से अगर एक बन रहा है तो 20 से कितना बनेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 5 मॉलिक्यूल आ जाएगा। आ रही बात समझ में लॉजिकली। एक मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम है, ये हमें नॉर्मली बताया। इसको उल्टा मैंने बोला कि 4 हाइड्रोजन एटम से एक मीथेन बन रहा है, 4 से एक बन रहा है तो 8 से कितने बनेंगे, 2 मीथेन। 12 हाइड्रोजन एटम से कितने बनेंगे, 3। 16 हाइड्रोजन एटम से कितने बनेंगे,
4 और 20 हाइड्रोजन एटम से कितने बनेंगे 5। तो यहाँ से ठीक है मैथमेटिकली यूनिटरी मेथड से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें दे रखे उसको अगर मैंने 4 से डिवाइड करा तो वो ये बताएगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो कितने बनेंगे यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल बनेंगे मीथेन के। आ रही बात। एक बार मुझे ये पता लग जाए कि मीथेन के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे तो उन मीथेन के मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मीथेन के मॉलिक्यूल पता लग गए तो फिर मैं उनका क्या निकाल सकता हूँ वेट निकाल सकता हूँ उन 5 मीथेन के मॉलिक्यूल या 10 या 100 जितने मीथेन के मॉलिक्यूल हो उसका मास कितना होगा। आ रही बात समझ में। तो ये है लॉजिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो थोड़ा रफ आइडिया दिया मैंने। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करें आंसर, और अगर नहीं तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप देखें। ठीक है। तो यहां से अगर मैं बोल रहा हूं पहले क्या दे रखा हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो हमें गिवन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने दे रखे हमें 2.4 इंटू 10⁻²4 इतने हमें गिवन है। तो यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं नंबर ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मीथेन दैट इज CH4 molecule obtained from number of CH4 molecule obtained from 2.4 into 10⁻²4 hydrogen atom is equals to 2.4 into 10⁻²4 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम चाहिए 4। तो उस नंबर जितने उसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने हाइड्रोजन एटम हमें चाहिए उस नंबर से मैंने डिवाइड करा 4 से। आ रही बात समझ में। तो ये कितना आ जाएगा ठीक है 0.6 आ जाएगा। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 6 into 10⁻23 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा 6 into 10⁻23। ठीक है। इसको डिवाइड करूंगा तो 0.6 आएगा और डेसिमल हटाने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा 6 into 10⁻23 मॉलिक्यूल मिलेंगे मुझे किसके मीथेन के। तो 2.4 into 10⁻, हाइड्रोजन एटम से मुझे 6 into 10⁻23 मॉलिक्यूल मीथेन मिल रहे। इन मीथेन का मुझे मास बताना है। तो बस सिंपली आप क्या करो मोल का फॉर्मूला लगा दो। फिर से कौन सा वाला लगाओगे क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या पता करना आपकी बार मास पता करना है। तो मास वाला फॉर्मूला लगाओ। तो मोल इज इक्वल्स टू मास ऑफ ठीक है सॉरी पहले तो मुझे मॉलिक्यूल मिले ना तो मॉलिक्यूल को क्या कर ले हम पहले मोल्स में कन्वर्ट कर ले। ठीक है वैसे डायरेक्ट भी हो जाएगा लेकिन ठीक है मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा बताता हूँ। मोल्स को आप क्या करें सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इसको किस में कन्वर्ट कर ले पहले मोल्स के अंदर। तो मोल्स में कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय Na। ठीक है तो ये नंबर वाला मैंने फॉर्मूला लगा दिया इसमें मोल का। तो मोल मुझे कैलकुलेट करने हैं यहाँ पर। तो मोल इज इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 6 into 10⁻23 और Na की वैल्यू कितनी होती है 6.023। तो कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए यहाँ पे भी मैंने क्या करा 6 ही लिख दिया सिर्फ और थोड़ा इजी होगा। यहाँ पर मुझे कितना मिल गया 1। तो इतने नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल है ठीक है इतने नंबर ऑफ 6 into 10⁻23 मॉलिक्यूल से कितने मोल मेरे को यहाँ पर मीथेन मिले 1। ठीक है इस फॉर्मूले से 1 मोल मिल गया। अब अल्टीमेटली मुझे बताना है क्या कि 1 मोल मीथेन का मास कितना है। ठीक है तो डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं फिर भी चलो मैं इसको फॉर्मूले से आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्चुअली। फिर से मोल का मैंने फॉर्मूला लगाया कौन सा क्योंकि अब मुझे मास कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन
ठीक है। तो ये मीथेन का मास तो हमें कैलकुलेट करना है, मोलर मास हमें पता है, ये मीथेन का हम कैलकुलेट कर लेंगे। मोल यहाँ से हमें पता लग गया कितना है, 1 है। तो यहाँ से बस वैल्यू रखी इसकी, इसकी वैल्यू रखी मैंने 1। ये मास ऑफ मीथेन ये तो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। मास ऑफ मीथेन तो मुझे कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन क्या होगा, CH4 का मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास ऑफ मीथेन क्या होगा, एक कार्बन का मास, एक कार्बन है तो 1 × और एक कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यही डायरेक्ट कर दिया मैंने, प्लस 4 हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1, ठीक है। तो जो मोलर मास हम कैलकुलेट करते थे, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 4 हाइड्रोजन एटम उसका एक का मास 1, तो 12 + 4 16। तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। तो मैंने कहा इसको 1 मोल, तो किसी का भी 1 मोल क्या होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, तो वहाँ से हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे। फिर भी मैंने इसको, ठीक है, जो फॉर्मूला है कॉन्सेप्चुअली वैसे बताया। तो ये आ जाएगा 1 = मास ऑफ मीथेन अपॉन 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इसको, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू 16 ग्राम। ये हमारा आंसर है। मतलब 16 ग्राम जब मैं मीथेन लूंगा ना, तब मुझे उसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम मिलेंगे, 2.4 × 10⁻24 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल वे में, ठीक है। क्वेश्चन को करने में तो क्या 2 स्टेप में कर देता, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इनिशियली क्योंकि आप इस चैप्टर को मूल थोड़ा सा है ना, आप इनिशियली इसको धीरे धीरे समझोगे और इसको विजुअलाइज एक बार कर लोगे, तब आपका पेन कम चलेगा और दिमाग ज़्यादा चलेगा। लेकिन पहले दिमाग चलाओगे और पेन कम चलाओगे तो फिर हमेशा थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। तो 2 बेसिक फॉर्मूले मोल के अभी तक हमने पढ़े, एक नंबर वाला फॉर्मूला जिसको बोलते हैं और एक मास वाला। इन्हीं फॉर्मूले को हमें बस यूज़ करना है आगे पीछे, और इन्हीं से सारे हमारे आंसर आ जाएंगे मोल से रिलेटेड। क्लियर है? तो इसको एक बार, ठीक है, कॉपी कर ले, और जिन लोगों ने इसको सॉल्व, बहुत बढ़िया, दैट मीन्स वो कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें, कॉपी करें विद क्वेश्चन। ठीक है, इतना कॉपी करने के बाद यहाँ पे कॉपी कर इतना, फिर वीडियो पॉज करके ठीक है, और लास्ट में जो आपका आंसर आ रहा है इसको कॉपी कर लें। चलिए, तो ये तो हमने अब बात कर ली है मॉलिक्यूल के बारे में, उसके मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ठीक है, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कर लिए। अब यहाँ पर आता है 2 टर्म है जिसको हमें पढ़ना है और समझना है। पहला टर्म है एवरेज एटॉमिक मास, AAM जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, AAM, एवरेज एटॉमिक मास। ये होता क्या एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, ये हमें समझना है। तो एवरेज एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं, तो एवरेज एटॉमिक मास पहले किसके लिए डिफाइन होता है? क्या सभी के लिए एवरेज एटॉमिक मास लिखूंगा? तो नहीं। एवरेज एटॉमिक मास अगर आपको डिफाइन करना है तो यहां पे लिखा है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स ऑफ एनी एलिमेंट। नेचर के अंदर अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है और उस एलिमेंट के अगर आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब हम एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? अगर कोई एलिमेंट है लेकिन नेचर में उसका कोई आइसोटोप सही नहीं, वो एक ही एलिमेंट है, तो फिर उसमें एवरेज एटॉमिक मास की बात नहीं करेंगे, उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये उसी एलिमेंट के लिए एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट होगा जिसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है आइसोटोप क्या है। तो आइसोटोप की बात करें तो हम आइसोटोप्स वो होते जिनके क्या हो,
प्रोटॉन नंबर सेम हो, या जिसको हम बोलते हैं मास एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं आपस में जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, दैट मीन्स प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, दैट मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का समेशन डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलता हूँ 1H1 प्रोटॉन भी बोला जाता है इसको, और 1H2 सॉरी प्रोटॉन हाइड्रोजन हो गया, फिर 1H2 या D से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्यूटेरियम भी बोला जाता है, 1H3 ट्राइशम भी बोला जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1 1H2 1H3। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, 8O16, ठीक है, 8O18 17 भी होता है, 18 भी होता है। इसी तरीके से कार्बन की बात करें तो 6C12 यानी कार्बन 12, यानी 12 क्या उसका एटॉमिक मास, कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14। तो आइसोटोप क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। अब नेचर के अंदर किसी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स है उनकी एबेंडेंस का मतलब वो नेचर में कितने मात्रा में, कितने अमाउंट में या कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास चार चीजें हैं तो मैं इनको डिवाइड कर, ये टोटल में मान रहा हूँ 100% है, तो ए को मैंने बोला ये 70% है, तो अब जो 3 है ना ये 30% में से मिलेंगे ये। फॉर एग्जाम्पल ये 10 हुआ, ये 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस तरीके से। तो इनमें जो हमारे आइसोटोप्स है, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स है, वो एलिमेंट के आइसोटोप्स नेचर में उनकी अकरेंस कितनी है, उनकी अबेंडेंस कितनी है, वो परसेंटेज हमें क्या होती है, गिवन होती है। तो अगर उनकी परसेंटेज हमें पता है कि ये 50% है, ये 30%, ये 10% है, तो फिर उनके लिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अब इससे एक चीज और कंक्लूजन आ रही है, वो मैं अभी बताता हूं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, AAM के लिए समेशन ब्रैकेट में लिखा है परसेंटेज ऑफ आई मतलब आइसोटोप, ith आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास ऑफ ith आइसोटोप। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पर बोला, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पे 1H1 है मेरे पास, 1H2 है और 1H3 है, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। फॉर एग्जांपल मैं मान, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आगे आप ही जाएगा वैसे। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ये नेचर में इसका 70% है, इसका 20% है और इसका 10% है। टोटल करोगे तो हमेशा 100 ही आना चाहिए, तो 70 20 90 और 10 100। तो ये मुझे बता रहा है समेशन मतलब ऐड करना है आपको, ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। समेशन का मतलब क्या, ऐड करना है। किसको ऐड करना है, 2 नंबर के प्रोडक्ट को ऐड करना है बार बार। अब 2 नंबर के प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, मैंने बोला परसेंटेज ऑफ ith आइसोटोप, इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये फर्स्ट आइसोटोप हाइड्रोजन का, ये सेकंड, ये थर्ड, तो इसका अबेंडेंस कितना है 70%, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ 1H1 कितना 70 इनटू इसका एटॉमिक मास कितना लिखूंगा मैं 1H1 का 1 जो ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 70 इंटू 1 ब्रैकेट में, फिर लिखूंगा प्लस, फिर लिखूंगा 1H2, तो इसका अबेंडेंस या इसका अकरेंस कितना है 20%, तो यहां मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ आई आइसोटोप, ये सेकंड वाला आइसोटोप, तो इसका परसेंटेज कितना 20 और इसका एटॉमिक मास कितना है 2, तो यहाँ पे 20 इंटू 2 लिखूंगा ब्रैकेट में, फिर करूंगा प्लस, थर्ड वाले आइसोटोप का परसेंटेज कितना है 10, तो 10 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना 3, तो 10 इंटू 3। इस तरीके से जितने आइसोटोप दे रखे 1 2 3 4 5 सबको इस तरीके से ऐड करना है। डिवाइड में लिखा है समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ith आइसोटोप, मतलब इनकी जो अकरेंस है अबेंडेंस है उनका सबका समेशन करना है। तो परसेंटेज इसका 70 प्लस 20 प्लस 10, तो यहाँ डिनोमिनेटर में तो दिमाग लगाना ही नहीं, परसेंटेज में दे रखा है तो परसेंटेज का मतलब ही 100 है, और सबको 2 हो 5 हो 10 हो 1000 हो 1 लाख हो सबको जब ऐड करोगे तो 100 ही आएगा वो तो, ठीक है। फिर भी चाहो तो लिख लेना जो भी इसकी परसेंटेज दे रखी, क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे कैसे, तो अभी थोड़ा बस मैंने इसको समझाया सिंपली। तो यहाँ पर वही लिखा है AI का मतलब क्या है, एटॉमिक मास ऑफ ith आइसोटोप, ये फर्स्ट आइसोटोप, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ith कोई सा भी हो सकता है 1 2 3, तो इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास। और I का मतलब क्या है, यहाँ पे आइसोटोप का बता रहा है कौन सा आइसोटोप है, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, ठीक है। तो I का मतलब है I आइसोटोप, क्लियर है, ठीक। तो इसको आप कॉपी करें पहले तो, है ना, फिर हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और इसको समझेंगे।
ठीक है, तो इसको कॉपी करें वीडियो पॉज करके। चलिए अब इस पे देखते हैं न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन दे रखा हमें यहाँ पे 2 आइसोटोप ऑफ क्लोरीन दैट इज 17Cl35 एंड 17Cl37। ठीक है, 2 आइसोटोप दे रखे हमें क्लोरीन के 17Cl35 17Cl37। दोनों का देखोगे तो एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर 35 एंड 37 अलग अलग है, मतलब 2 क्लोरीन के आइसोटोप होते हैं। occurs in nature and their abundance in nature is 75% and 25% respectively। ठीक है, तो क्लोरीन 35 की अबेंडेंस कितनी है 75% और क्लोरीन 37 की अबेंडेंस कितनी है 25%। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो हमें क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो अगर किसी एलिमेंट के अगर नेचर के अंदर आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते तभी हम उनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते। तो फॉर्मूला मैंने समझा दिया, एक बार वैल्यूज कैसे रखता है वो भी समझा दी। तो जिन लोगों को समझ में आ गया वीडियो पॉज करें और उसको आंसर निकाले, फिर क्रॉस वेरीफाई कर लेना। और जिन लोगों का आंसर नहीं आया, ठीक है, नहीं समझ में आया, तो वो सॉल्यूशन यहाँ देख ले। चलिए, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा सिंपल वे में वैसे लिख रहा हूं मैं कि मेरे पास दो आइसोटोप है क्लोरीन के 17Cl35। ठीक है, इसका जो परसेंटेज है, इसका परसेंटेज मुझे कितना दे रखा है नेचर में 75% एंड 17Cl37 इसका जो परसेंटेज है नेचर के अंदर 25 है। अब दो ही आइसोटोप है, अगर मान लो इसका परसेंटेज नहीं भी दे रखा तो दोनों में से किसी एक का दे रखा तो दूसरे का 100 माइनस करके निकाल लेता। ठीक है, हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें लॉजिकल तो आपको समझनी। जब उसने लिख दिया 2 आइसोटोप, क्वेश्चन में सबसे पहला वर्ड क्या लिखा था 2 आइसोटोप, मतलब 2 ही है, तो हो सकता है सिर्फ एक की परसेंटेज बताओ, तो दूसरे की अपना आप क्या करेंगे 100 माइनस कर लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं इसका एवरेज एटॉमिक मास का, ठीक है, इसका जो चलो मास भी लिख के देता हूं, क्लोरीन 35 का, ठीक है, क्लोरीन 35 का जो एटॉमिक मास होगा, ठीक है, वो कितना होगा 35 एंड इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है 37। जो ऊपर लिखा हुआ होता है सुपर स्क्रिप्ट में लेफ्ट राइट में, लेफ्ट में लिखा हो सकता है राइट में भी, तो उसका क्या होता है एटॉमिक मास है। तो इसका 35 है और इसका 37 है, दोनों के परसेंटेज पता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें आप अप्लाई कर दो। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास को शॉर्ट मैंने AAM लिखा है। ठीक है, अब वापस नहीं लिख रहा हूं मैं समेशन करके पूरा, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं। I इंटू क्या लिखा था हमने A, तो I इसका कितना है 75 मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास 35 प्लस दूसरा आइसोटॉप उसका अबेंडेंस कितना है 25 और इसका मास कितना है 37। दो आइसोटोप है तो 2 बार लिखेंगे, डिवाइड में दोनों का परसेंटेज 75 और 25 ऐड कर दो, तो ये कितना हमेशा ऑलवेज ये तो 100 ही आएगा। ठीक है, बस इसको क्या कर ले फिर आप सॉल्व कर ले। यानी अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना, जब इसको सॉल्व कर लेना इसका आंसर, ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूँ, आप फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 35.5। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है 35.5 है। अब अगर आपने 1 से लेकर 20 तक अगर एटॉमिक मास याद रखो, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक मास आपने याद रखो, तो अब आप ध्यान से देखना कि वहां पर कुछ में देखोगे तो क्या होता है कि हम काउंट करते हैं कि सिंपल क्या बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट कर लो, तो वही उसका क्या होता है एटॉमिक मास होता है। तो कहीं पे भी आधा प्रोटॉन या आधा न्यूट्रॉन का मास तो हमने कहीं काउंट ही नहीं करा है, फिर भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम तक हम ऐसे चलते। तो आप देखोगे कुछ कुछ के डेसिमल के अंदर आंसर आ रहे होते हैं, तो डेसिमल के अंदर जो आंसर आ रहे हैं इसका मतलब क्या, उनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लोरीन के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के अंदर अब 35 लूं या 37 लूं, 2 आइसोटोप्स है, तो 35 लूंगा मास तो सिर्फ 35 आएगा और 37 लूंगा तो सिर्फ 37 आएगा। लेकिन एक्चुअल में इसका हम जो कंसिडर करते हैं
ठीक है, पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे तो उसका एटॉमिक मास कितना कंसिडर करते हैं 35.5। वो क्यों हम 35.5 कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से कैलकुलेट किया गया, वो उसका क्या है एवरेज एटॉमिक मास है। तो पीरियोडिक टेबल में जिन भी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं उनका पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास लिया गया है वो उनका एवरेज एटॉमिक मास है, ना कि उस एक कोई पर्टिकुलर आइसोटॉप का मास है। आ रही बात समझ में? फिर ये बात आती है जैसे कार्बन के लिए, तो कार्बन जो 12, 13 एंड 14 है, तो कार्बन 12 की जो परसेंटेज ऑफ एबंडेंस है ना वो बहुत हाई है, 98-99% समथिंग है। तो उसको आप कैलकुलेशन भी करोगे तो भी 12.0001 करके कुछ आती वैल्यू, इसलिए उसको राउंड ऑफ करके 12 ही ले लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि जहां मन करा ले लिया, जहां मन कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके भी आइसोटॉप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सबकी कैलकुलेशन की गई है। तो जिनमें जैसे इसमें तो 35.5 आ रहा है तो उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। हाँ 35.00005 या 1 आता तब हम सोचते कि चलो उसको नेग्लेक्ट करो। क्लियर है? तो जितने भी फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट है जिनके आइसोटॉप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनका जो मास है वो डायरेक्ट नहीं लिखा गया, वो एवरेज एटॉमिक मास इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको विद क्वेश्चन इसको कॉपी कर ले और जिन्होंने कर लिया वो अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। चलिए, इतना कॉपी करने के बाद ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है जिसको आप कॉपी कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं जैसे एवरेज एटॉमिक मास होता है ना, वैसे एक टर्म और आता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास AMM। अब दोनों के एक जैसे नहीं, दोनों साथ इसलिए पढ़ा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एवरेज एटॉमिक मास सिर्फ और सिर्फ हमेशा आइसोटॉप्स के लिए डिफाइंड होता है, जबकि वो AAM लिखते हैं, जबकि ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास मतलब AMM। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना AAM और AMM में। एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए डिफाइंड होता है, स्पेसिफिक है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड या मिक्सचर ऑफ लिक्विड या मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड या मिक्सचर ऑफ लिक्विड गैस नहीं, ओनली एंड ओनली फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए डिफाइंड होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर रख लेना। एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप्स के लिए डिफाइन होता है और एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए डिफाइन होता है। तो यहां लिखा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन 1 गैसेस। ठीक है, 1 मोल गैसेस मिक्सचर मैंने ले रखा है और उस गैसेस मिक्सचर के अंदर बहुत सारी एक से ज्यादा गैसेस हो, तब हम उनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, AMM इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल मास मतलब जितनी भी गैसेस है उन सबका टोटल मास डिवाइडेड बाय वो जितनी भी गैसेस है उन सबके मोल्स, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और नोटेशन में इसको अगर हमें लिखना है तो जितनी भी गैसेस है समेशन ऑफ Ni इंटू Mi। Ni और Mi का मतलब यह क्या है, N का मतलब है यार नंबर ऑफ मोल से, ठीक है, नंबर ऑफ मोल से, और M क्या उनका मॉलिक्यूलर मास। तो मोल का फॉर्मूला यूज करा हमने मॉलिक्यूल के लिए। ठीक, कोई भी गैस है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर है जो भी, ठीक है, तो मोल का कौन सा फॉर्मूला यूज करा, सेकंड वाला मोलर मास वाला। मोल इक्वल्स टू गिवन मास या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मोल इंटू क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मोल है और ये उस गैस का मोलर मास है एक गैस का, तो उस एक गैस के टोटल मास मुझे पता लग जाएगा, दूसरी गैस का, तीसरी गैस का, इस तरीके से तो समेशन करके, और नीचे टोटल मोल्स, पहली गैस के कितने मोल्स है, दूसरे के कितने मोल्स है, तीसरे कितने, सबके मोल्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास है और यहाँ पे ठीक है N और M। ठीक है, N और M को मैंने लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ इनकी वैल्यू यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, जो Ni है, ठीक है, Ni ये किसको डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, Ni हमें बता रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी गैस है, ith गैस है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी गैस है। इसी तरीके से कैपिटल Mi जो मैंने लिखा है ये क्या बता रहा है, उस गैस का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास होगा। ठीक है, तो कई बार मॉलिक्यूलर लिखो या मोलर लिखो, एक ही बात है, मोलर मास ऑफ ith
गैस। ठीक है, तो ये n और m का मतलब ये है। तो या तो आप टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स डायरेक्ट दे रखा तो ये अप्लाई कर दे, दोनों का रेशियो ले ले, डिवाइड कर दे टोटल मास को टोटल मोल से। अगर नहीं दे रखा है तो पहले आप क्या करें, उनका टोटल मास कैलकुलेट करें। कैसे करेंगे, इंडिविजुअल गैस के टोटल मास। तो एक गैस का मोलर मास आपको पता है तो उसके टोटल मोल्स कितने हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल मास आ जाएगा। इस तरह सभी गैस का पता करेंगे और टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, तो इसको कॉपी करें। इस पर भी हम न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इतना कॉपी करना, देन फिर n और m का मतलब क्या है वो भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दो फॉर्मूले इनको ध्यान रखिएगा और दोनों कहाँ अप्लाई होंगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले तो आपको पता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसको अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस पर देखते एक लास्ट न्यूमेरिकल आज का। कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर ऑफ H2 एंड CH4 हैविंग इक्वल मोल्स। दो गैस का मिक्सचर दे दिया इसने, H2 और CH4, हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस का मिक्सचर दे दिया है और बस इतना बोल दिया कि उनके इक्वल मोल्स है। यानी अब इक्वल 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो पहला तरीका है तो आप कुछ भी अजम्पशन मान लो, 2, 5, 10, लेकिन दोनों के सेम मानना। दूसरी चीज, उसको अननोन के फॉर्म में x मान लो तो भी आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप चाहो तो करके देख लेना। मैं अननोन के फॉर्म में कुछ भी मान लेता हूँ, n या x कुछ भी मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व कर ले, अदरवाइज ठीक है आप देखें किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा है। अब इसमें हमने क्या करें, इनके मोल्स जो है ठीक है वो क्या मान लिए, सेम मान लिए। तो मैं मान लेता हूँ लेट, एक अजम्पशन तो आपको मानना पड़ेगा, या तो कोई रियल नंबर ले लो आप या कोई भी अननोन x, n या कुछ भी ले लो। लेट मोल्स ऑफ H2 एंड CH4 आर n। ठीक है, इनके मोल्स मैंने कितने ले लिए, n मोल ले लिए। ठीक है, n मतलब दोनों के मिला के नहीं, दोनों के इंडिविजुअल मोल है n। तो जैसे मैंने, चलो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे गैस। ठीक है, तो गैस यहाँ पे मैंने लिख दी हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे लिखी मैंने हाइड्रोजन गैस और यहाँ पर मैंने लिख दी मीथेन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब H2 एंड मीथेन का मतलब क्या हो गया, CH4 गैस। दोनों के जो मोल्स है, ठीक है, दोनों के जो मोल्स है मैंने अज्यूम करा क्या, इसके भी n मोल्स है और इसके भी क्या ले लिए मैंने, n मोल्स ले लिए। अब क्योंकि मुझे टोटल मास पता करना है और टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स तो n प्लस n हो जाएंगे। अब टोटल मास पता करना है तो टोटल मास पता करने के लिए इनका मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मोलर मास भी लिखना पड़ेगा। तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास भी लिखा जाता है, सेम ही चीज़ है। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा, 2 ग्राम, और मीथेन का कितना होगा, 1 कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन का 4, तो ये जाएगा ये 16 ग्राम। सही है, तो ये इनका लिखा मोलर मास। अब अगर मेरे को, ठीक है, ये तो मैंने लिखा मोलर मास। अब मेरे को अगर टोटल मास लिखो इनका, ठीक है, टोटल मास क्या होगा, तो टोटल मास लिखना है। तो ये तो है इसका मोलर मास और ये बता रहे इसके इतने मोल्स है, तो 2 इंटू n, टोटल कितना हो जाएगा, 2n ग्राम हो जाएगा इसका टोटल मास। मोल इंटू क्या, मोलर मास। सेम यहाँ पर 16 इंटू n ग्राम, ये क्या हो जाएगा इसका मोलर मास। या तो आप ऐसे लिख ले या फिर जो हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर आप अप्लाई कर दे डायरेक्ट कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स विच इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा, समेशन लिखा ना, तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, मोल्स ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ H2। सही है, मोल्स ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ H2 प्लस मोल्स ऑफ CH4 प्लस मोलर मास ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय
टोटल मोल्स, दैट मीन्स H2 के मोल्स ऐड कर दो और CH4 के मोल्स, सब नोटेशन में लिखा है। n जनरली मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए n स्मॉल n भी यूज़ किया जाता है, तो मैंने n ही लिखा, और ये कैपिटल M से मैंने क्या करा, मोलर मास को रिप्रेजेंट करा है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज आप लिखते हैं। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर मोल्स कितने इसके, n इंटू, वैसे तो मैंने डायरेक्ट लिख ही दिया था 16 प्लस n इंटू, सॉरी ये तो हाइड्रोजन है ना, तो इसको करेक्ट कर ले 1, और n इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, ठीक है, H2 का 2 आएगा, डिवाइडेड बाय n प्लस n, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट करें आप, तो एवरेज मोलर मास 2n प्लस 16n कितना आ जाएगा, ये 18n आ जाएगा, और n प्लस n कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9 ग्राम। इस n की जगह आप 1 लेके चले, 2 लेके चले, x लेके चले, 50 लेके चल रहे, 100 लेके चले, 1000 लेके, कुछ भी ले लो, आंसर आपका यही आएगा। वो फाइनली वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, कई बार आपको देखोगे तो न्यूमेरिकल के अंदर इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ठीक है लॉजिकली चीज़ें आप देखोगे और कॉन्सेप्चुअली अगर आपको चीज़ें पता है फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी कर ले, और जिन लोगों ने कर लिया एक बार आंसर अपना वेरीफाई कर लेना, ठीक है। इतना कॉपी करने के बाद कॉपी कर ले, देन फिर चलिए, तो आज के लेक्चर में अल्टीमेटली हमने मॉलिक्यूल की बात करी है। मॉलिक्यूल क्या होता है, कितने कैसे किस टाइप में हमने उसको कैटेगराइज करा, एटोमिसिटी या मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, फिर मॉलिक्यूलर मास की हमने बात करी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करे, फिर हमने एवरेज एटॉमिक मास करी जो कि आइसोटोप्स के लिए डिफाइन होता है, उसके बाद हमने एवरेज मॉलिक्यूलर मास की बात करी जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए डिफाइन होता है। तो इनके फॉर्मूलेज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और मोल के जो 2 फॉर्मूले जो हम बार बार यूज कर रहे हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान से वीडियो को देखें, और जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे डाउट, एक बार फिर से रिवाइंड करें और ध्यान से सुनेंगे तो सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।